Online. My name is Amit Kumar Mandal, and this is a series in which I'll deliver current affairs lectures daily current affairs. Today I start the session with the topic Human Development Index UNDP, United Nations Development Program. The short form is UNDP. Dear students, uh, if you are preparing for civil services UPSC, then you can categorize this topic under GS paper 2, human resources, health, poverty, gender, issues related to women development. uh, all issues are covered under this human development index. ठीक है, तो जितने भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, गरीबी और जेंडर इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन डेवलपमेंट, तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट किया जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इसमें भी हमें इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्या है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है. देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं कि हु रिलीज दिस डाटा, हु रिलीज दिस काइंड ऑफ इंडेक्स. तो उसमें याद रखना कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यूएनडीपी जो है हमारा नहीं, मतलब यूएनओ का, तो हमारा ही हुआ. तो यूएनडीपी जो है ये रिलीज करता है एचडीआर. ठीक है, एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. आई एम समवट न्यू इन पेन टेबलेट, सो इस तरह का हैंडराइटिंग हो रहा है, बट धीरे धीरे सुधर जाएगा ये. बी विद मी. तो यूएनडीपी क्या रिलीज करता है? एचडीआर रिलीज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. और ये 2022 का रिपोर्ट रिलीज हुआ है. ये रिलीज हुआ है 2019 के लिए. 1 ईयर का लैग रहता है. जो भी 19 में वो अपना सर्वे कर रहा होगा यूएनडीपी का कुछ मेंबर्स या फिर जो भी वॉलंटियर्स हों, तो वो रिपोर्ट फाइनली बन के आता है 2020 में. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2019 इज अ पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट एचडीआर 2020. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक पार्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. याद रखना इस बात को बच्चों कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक पार्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और हर कंट्री के लिए उस इंडेक्स में अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं, अलग अलग मार्किंग होता है हर कंट्री का, और उसके अकॉर्डिंग उसका रैंकिंग होता है. ठीक है. HDI emphasizes that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. तो ये देखो, एक बात तुम सोचो थोड़ा सा कि दो बातें यहाँ पर हो रही हैं. एक है डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, एंड here is another thing, growth, sorry, economic growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है. जैसे कि पुराने ज़माने में कुछ जमींदार हुआ करते थे, आप फिल्मों में देखते हैं, ठीक है ना. तो उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत तरह का होता था, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी. जैसे कि उनके घर में जो वुमेन होती थी, उनका कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता था. वहाँ लिटरेसी नहीं होती थी, वो पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं देते थे. भले ही उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो गया हो, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होती थी. जो पुरानी फिल्मों में आप देखेंगे, हमारे अमरीश पुरी इसमें हुआ करते थे जमींदार, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है. तो ये जो है एचडीआर या फिर एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को उतना मायने नहीं दिया जाता है जितना डेवलपमेंट को मायने दिया जाता है. नो डाउट डेवलपमेंट में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी से कोई डेवलप हो जाए ये संभव नहीं है. डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर तय किया जाता है. जैसे कि एजुकेशन की पोजीशन क्या है, सेल्फ इंडिपेंडेंस हर पर्सन का वहाँ पर कैसा है, बीमार पड़ जाने पर हेल्थ की फैसिलिटी या हेल्थ का एश्योरेंस वहाँ पर कैसा है उस कंट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग तय होता है कि उस कंट्री का एचडीआई क्या होगा. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. तो 3 डायमेंशन बेस्ड ऑन 3 डायमेंशन. अभी तुरंत मैंने कहा डेवलपमेंट को अलग अलग डायमेंशन में मापा जाता है. 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी कंट्री में
आदमी तभी सुखी होंगे जब वहाँ पर एक एक्सपेक्टेंसी हो, जब कोई जन्म ले रहा हो तो उस समय एक एक्सपेक्टेंसी हो कि एक प्रत्याशा हो कि ये आदमी 60 साल तक जी लेगा। हर आदमी को बचपन में भी इस तरह का एश्योरेंस हो कि एक लंबे समय तक मैं जीऊँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या फिर 1980s के दशक में हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 11 ईयर्स और 14 ईयर्स, कुछ इसी तरह का था। तो उस समय माना जाता था कि हमारा एसडीआई बहुत लो है, हम बहुत नीचे थे उस समय, बिकॉज एक आदमी के पास अगर ये एक्सपेक्टेंसी ही नहीं होगा कि वो जीवित भी रहेगा या नहीं, स्वस्थ भी रहेगा या नहीं, तो फिर वो बाकी का काम कैसे करेगा ठीक से। ठीक है, तो जब भी एच डी आई कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ वो जिएगा या नहीं। दूसरा फैक्टर है एक्सेस टू नॉलेज। ठीक है ना, कि नॉलेज का एक्सेस आदमियों को, मतलब कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको एक्सेस ऑफ नॉलेज कितना है। जिस कंट्री के सिटीजन्स के पास एक्सेस ऑफ नॉलेज जितना अधिक होगा, एसडीआई में वो पॉइंट उतना अधिक कैलकुलेट होकर के आएगा। देन द थर्ड फैक्टर इज ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, इसके आधार पर तय होता है कि एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना आएगा। जनरली ये जो होता है ये 0 से लेकर के 0.99 के बीच में ही होता है, और ये तीनों फैक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ये एचडीआई कैलकुलेशन में। हर कंट्री का अपना एक एचडीआई होता है, आप सबको पता है। तो अब देखो व्हाट इज स्पेशल दिस ईयर। अगर इस साल की बात करें तो स्पेशल क्या है, आखिर एचडीआई तो हर साल रिलीज होता है, तो ये 2020 के एचडीआई में स्पेशल क्या आ गया। द 2020 रिपोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो PHDI, प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो इस साल किया गया है, जिसका डिमांड इंडिया जैसे कंट्री बहुत सालों से कर रहे थे। हालांकि 100% उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उस दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। किस दिशा में, देखो सिंपल सी बात है कि आज इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर यूरोप के किसी भी नेशन में जो एचडीआई होगा, जो पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, या फिर जो भी कुछ होगा, वो एशिया के या अफ्रीका के किसी भी कंट्री के लोगों से अच्छा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ये आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो वो यूरोप में आया था, जो मशीन के कारण आया था। स्टीम इंजन सबसे ज़्यादा यूज यूरोप में हुआ था, और उस समय उन लोगों ने भर भर के कोयला जलाया था, इतना कोयला जलाया था कि उन सब ने जो अर्थ का, प्लैनेट का जो एक इन्वायरमेंट था उसको भी इफ़ेक्ट करके रख दिया था, जिसका इफ़ेक्ट आज तक पूरे प्लैनेट को झेलना पड़ रहा है। आज अगर इंडिया में कोई बीमारी जैसे टीबी या फिर किसी तरह का कोई बीमारी इंडिया या अफ्रीका में है, लोगों का एक्सपेक्टेंसी कम है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले, जो स्टीम इंजन या फिर कोल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जो कंट्रीज हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। तो फिर एक कंट्री का एचडीआई को कैलकुलेट करके अगर लो बताया जाता है, तो फिर ये भी बताया जाना चाहिए कि उस लो होने के कारण, यानी कि वो लो होने का जिम्मेदार कौन है। तो इस बार जो यूएनडीपी ने अपना काम किया है उसमें इसको बैलेंस किया है कि प्लानिटरी प्रेशर को हम एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होगा। जैसे सीधी सी बात आप इतना ही जानिए कि जो भी कंट्री अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्यूल उड़ाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने स्मोक काउज किया है, धुआं किया है, और पूरे अर्थ के कार्बन फुटप्रिंट को या फिर पूरे अर्थ के जो गैस कंपोजिशन है उसको बिगाड़ के रख दिया, तो उन सब का एचडीआई आज के डेट में वो अपने पुराने कामों के कारण जितना एक्चुअल में होना चाहिए उससे कम करके दिखाया जाना चाहिए, ऐसा यूएनडीपी का कहना है। क्योंकि ओवरऑल
अगर हेल्थ इफेक्ट हुआ है किसी दूसरे देश के लोगों का, तो उसमें जो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा का जो कंट्री है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के डेट में एसडीआई की कैलकुलेशन में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। अदर इंडेसेस दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट आर, याद रखना यूएनडीपी सिर्फ एचडीआर रिलीज नहीं करता है या एचडीआई रिलीज नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ देखो क्या क्या है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो एक तो होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल गया, ठीक है, लेकिन फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बाद में अभी हम लोग देखेंगे कि जिस देश में इनइक्वालिटी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जितना भी कैलकुलेट हुआ है, इनइक्वालिटी को अगर एडजस्ट करेंगे तो फिर वो घट जाएगा वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जहाँ इनइक्वालिटी कम है, जहाँ पर इक्वालिटी ही इक्वालिटी है, सभी सिटीजन्स आपस में इक्वल हैं और एक आइडियल सिचुएशन है, तो वहाँ पर एसडीआई जितना भी कैलकुलेट हुआ होगा फिर से वो इक्वालिटी का फैक्टर उसमें जोड़ा जाएगा और उसका एसडीआई पहले के अकॉर्डिंग, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो जस्ट समझ लीजिए कि इक्वालिटी एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में इसमें यूज होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इफेक्ट करता है। सो you should know that this report is also has been also published by UNDP, United Nation Development Program। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है बहुत ख़राब है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। एंड द अदर रिपोर्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब कौन कर रहा है? देखो IHDI, GDI, GII, ये सब UNDP के खाते में जा रहा है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, MPI। तो ये चार ऐसा रिपोर्ट है जो UNDP ही रिलीज कर रहा है। ओके, आई होप ऑल यू गाइज अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर बुलेट। टॉप परफॉर्मर्स ऑफ 2019, 2019 का जो टॉप परफॉर्मर्स है वो कौन कौन है? तो सबसे टॉप पर रहा है नॉर्वे, नो डाउट, हर बार की तरह, ठीक है। नॉर्वे टॉप द इंडेक्स, फॉलोड बाय आयरलैंड सेकंड पर है, स्विट्जरलैंड थर्ड पर है, हांगकांग एंड आइसलैंड टॉप 5, ये चार कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, ठीक है, ठीक है, आयरलैंड, आइसलैंड। तो ये 5 कंट्री एकदम टॉप पर हैं। तो नो डाउट यहाँ पर सच में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट यहाँ पर जो सिटीजन्स होता है, एक आम सिटीजन, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है, तो यहाँ होना भी एकदम ऑब्वियस है। सिंगापुर 11th। अब टॉप परफॉर्मेंस इन एशियन रीजन में देख लेते हैं। सिंगापुर 11 बिकॉज इंडिया इज इन एशिया, सो वी शुड बी कंसर्न्ड ओवर एशिया। तो टॉप परफॉर्मेंस ऑफ द एशियन रीजन, सिंगापुर 11। सऊदी अरबिया जो है वो 40 पर है। ऑल ऑफ अस नो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो यहाँ बहुत अधिक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण अब उन लोगों ने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी अच्छे से बढ़ा लिया है, रीच टू एजुकेशन भी अच्छे से कर लिया है। मलेशिया 62 है, ठीक है, इन द ग्लोबल इंडेक्स, रिप्रेजेंटिंग द टॉप ब्रैकेट अमंग द एशियन कंट्रीज विथ वेरी हाई इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें 2-3 तरह का इसमें ब्रैकेट है, उसमें कि कंट्रीज को रखा जाता है। एक ब्रैकेट होता है वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। एक होता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप ब्रैकेट है ना, वेरी हाई, उसमें हमारा कौन कौन कंट्री आ गया एशिया का? सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, ये सब कंट्री वेरी हाई में आता है। हाई में कौन आता है? तो हाई में इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हाई में चले आता है। तो एक बार देख लेते हैं एशिया में जो हाई के कैटेगरी में है वो कौन कौन है। श्रीलंका 72, देखो श्रीलंका सबसे टॉप पर चला गया हाई में से। देखो
वेरी हाई में तो चलो ठीक है, हांगकांग टॉप पर गया, उसके बाद सऊदी अरबिया था, नो डाउट। अगर इसकी बात करें हाई की, वेरी हाई का तो बात हो गया, ये सारा वेरी हाई में चला गया। हाई की बात करें अगर, तो श्रीलंका 72 है, थाईलैंड 79 है, चाइना 85, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस बोथ 107, वियतनाम 117 अमोंग अदर्स वर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, और इसके बाद अब थोड़ा इंडिया के ऊपर आते हैं। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या एंड पाकिस्तान वर रैंक्ड अमोंग कंट्रीज विद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट विद रैंक्स बिटवीन 120 एंड 156। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इंडिया को हाई डेवलपमेंट में कह दिया था। इंडिया इज इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट with ranks between, sorry, this pen tablet is creating some trouble with me to me, धीरे धीरे सब ठीक कर लूँगा मैं। एक बात याद रखना कि जो 120 से लेकर के 156 के बीच में है उसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज माना गया है, एंड इंडिया इज अमॉन्ग देम। मैंने गलती से हाई में कह दिया था कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। इंडिया इज इन मीडियम। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या एंड पाकिस्तान वर रैंक्ड अमॉन्ग कंट्रीज विथ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट विद रैंक्स बिटवीन 120 एंड 156। ओके, now let's move to the another topic, India's performance. It is not another topic, it is the bullet within this topic. India's performance, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया का बात करते हैं अगर, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। देखो टोटल 189 था और उसमें से इंडिया का रैंक कितना आता है 131। सो इट इज़ अ वेरी पुअर रैंक, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड के बहुत बड़े लोगों का हिस्सा है, ठीक है ना। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखो तो इंडिया वर्ल्ड का बहुत बड़ा पार्ट है, एंड बीइंग दिस पार्ट वी शुड बी अंडर द रैंक 50, बट वी आर एट 131। तो ए लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया। अभी भारत को बहुत आगे तक जाना है, हम अभी बहुत पुअर स्टेज पर हैं, हम मीडियम डेवलपमेंट कंट्री हैं, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। स्लिपिंग 2 प्लेसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमारा 129 था और इस साल 131 हो गया, तो ये हमारे लिए और दुख की बात है। SDI वैल्यू फॉर 2019, हमारा वैल्यू कितना है 0.645, 0.645, ठीक है, ये हमारा SDI वैल्यू आया है। और जाहिर सी बात है जो हमसे ऊपर है रैंक में उनका SDI वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडियंस एट बर्थ वाज 69.7 ईयर्स इन 2019। तो हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, तो 69.7 ईयर्स। हालांकि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें 69.9 ईयर्स है, तो थोड़ा सा के लिए हम लोग पीछे हुए हैं, लेकिन पीछे तो हैं। तो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ को अब अच्छा करना होगा, यहाँ पर जो भी ओल्ड एज्ड पीपुल हैं उनका अच्छे से ध्यान रखने के लिए अच्छा हेल्थ केयर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1990 से 2019 का एक दिया गया है कि 11.8 ईयर्स हुआ करता था। देखो जब हुआ करता था, हमें उसमें अभी नहीं जाना है। आप चाहें तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि 11.8 ईयर्स से इंक्रीज किया है, सॉरी हुआ नहीं करता था। 1990 में जितना हुआ करता था, 2019 में जितना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि इन 30 सालों में हमारे यहाँ देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 11.8 ईयर्स से बढ़ गया है। ओके, तो अगर आप 69.7 में 11.8 माइनस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो फिर 30 साल पहले क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो पता चल जाएगा, ठीक है। 69.7 माइनस 11.8, तो आप कैलकुलेट कर लेना, पता चल जाएगा कि 1990 में क्या हुआ करता था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर स्कूलिंग इन इंडिया वाज 12.2 ईयर्स। तो बच्चे जो होते हैं, एक एवरेज बच्चा जो इंडिया का है वो 12.2 वर्षों तक स्कूलिंग करता है, ऐसा डेवलपमेंट इंडेक्स में आया है। कंपेयर्ड विद 11.2 ईयर्स इन बांग्लादेश एंड 8.3 ईयर्स इन पाकिस्तान। ये बहुत बुरा लगता है मुझे। देखो जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो फिर हम इसे भूल जाते हैं। उस समय जब इन सब बातों पे कंपैरिजन करना होता है तो हम इसे भूल जाते हैं, इन सब को भूल जाते हैं।
तब हम किसको लाते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश को। और जब हमें अपने आर्म्स को कंपेयर करना होता है तो फिर हम किसको कंपेयर करते हैं, किसको लाते हैं? तो फिर उस समय हमारे सामने आ जाता है ये चाइना, यूएस, इजराइल। तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बट क्या करूं, मुझे भी इस तरह से मिला तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, बिकॉज वी आर नॉट इन द पेस ऑफ चाइना और यूएस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा ढेर सारा डाटा आपके पास दिया गया है, यहाँ आप इसको अच्छे से देख लेना। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इंडिया कहाँ है? तो $6,681। तो 2000 सम अदर्स इन 2009 2019 में जो दूसरे कंट्रीज थे उसके सामने तो इंडिया अच्छा किया है कि $6,681 यूएस डॉलर पर ईयर का इनकम है पर सिटीजन का यहाँ पर। लेकिन प्रीवियस ईयर से ये फॉल आ गया है, डिस्पाइट ए फॉल ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही वॉरिसम सिचुएशन है, ठीक है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा वॉरिसम है कि हमारा जो सालाना इनकम है सिटीजन का वो साल दर साल बढ़ना चाहिए, वो उल्टे घट गया है। अब बात करते हैं प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये एडजस्ट करता है स्टैंडर्ड एसडीआई बाय कंट्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड मटेरियल फुटप्रिंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आज के डेट में जो कंट्री डेवलप्ड हैं वो डेवलप्ड यूं ही नहीं है, वो इंडस्ट्रियल एरा में अच्छा खासा कार्बन एमिशन कर चुके हैं इसलिए डेवलप्ड हैं। उनके कार्बन एमिशन के कारण पूरे अर्थ का, पूरे प्लैनेट का इन्वायरमेंट बिगड़ गया और अमेरिका और अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज के कारण हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अफ्रीका या एशिया के कंट्रीज में कम है तो उसमें उन कार्बन एमिशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात हुई है कि वी विल एडजस्ट प्लानिटरी व्हाट इज दिस प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें देखो नॉर्वे विच टॉप द एसडीआई फॉल्स 15 प्लेसेस। नॉर्वे जो टॉप पर है वो क्या हो रहा है? तो 15 प्लेसेस डाउन जा रहा है, यानी कि वो तब 15th रैंक पर आ जाएगा। जो फर्स्ट रैंक है वो 15th रैंक पर आ जाएगा। वाई? बिकॉज इन कॉलोनियल एरा, जब साम्राज्यवाद चल रहा था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय नॉर्वे क्या कर रहा था? तो दूसरों को गुलाम बनाकर खुद के यहाँ इंडस्ट्री को एकदम बहुत अच्छे से चला रहा था। या फिर जिस कंट्री में उसका राज चलता था, जो उसका कॉलोनी होता था, वहाँ वो अपने हित के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करता था, बहुत ज़्यादा धुआं उड़ाता था। दैट्स वाई उसका अब जो कैलकुलेशन हो रहा है उसमें वो एसडीआई में नीचे गिर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो फिर वो भी फॉल करेगा, 45 प्लेसेस नीचे आएगा। अभी 17th रैंक है उसका। कनाडा 40 प्लेसेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऑयल एंड गैस रिच गल्फ स्टेट्स ऑल्सो फेल स्टेपली। चाइना वुड ड्रॉप 16 प्लेसेस। और इंडिया की बात करें अगर तो इंडिया 15 प्लेसेस अप चला जाएगा। ये रहा आपका PHDI एडजस्ट द। देखो यहाँ पर क्या है कि CO2 एमिशन पर कैपिटा इंडेक्स ये होता है, मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा इंडेक्स, इसका एरिथमेटिक मीन निकाला जाता है, ठीक है। और तब जो आता है उसके साथ फिर प्रोडक्ट निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। फाइनली प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI आता है। तो अब यहाँ देखो, जितना कम कार्बन फुटप्रिंट होगा, ठीक है, जितना लोअर प्लानिटरी प्रेशर, उसका जो इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा होगा। लोअर द प्लानिटरी प्रेशर ग्रेटर इज द इंडेक्स, ग्रेटर द प्लानिटरी प्रेशर लोअर द इंडेक्स। ये जीरो भी हो सकता है। सपोज कि किसी कंट्री में पूरा धुआं धुआं ही उसने मचा के रख दिया है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि इंडेक्स जीरो हो जाएगा उस कंट्री का। तो जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, मान लो 0.4 आया है, तो उसमें जीरो से मल्टीप्लाई होकर के प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI हो जाएगा, तब जीरो, ठीक है। तो इस तरह का एक फार्मूला, एक मेथड बनाया गया है। सो
इंडियाज परफॉर्मेंस, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। मैंने स्लाइड्स आपके लगा दिए हैं और मैंने समझा भी दिया है कि क्या है पूरा का पूरा यहाँ पर मामला। देखो इंडिया का 15 पोजीशन ऊपर आने का क्या रीज़न है, आखिर क्या रीज़न है कि पीएचडीआई को अगर बैलेंस करें तो इंडिया 15 पोजीशन ऊपर आ जाएगा। अभी जितना है, अभी कितना है तो 131 है, तो 15 पोजीशन ऊपर आ जाएगा। 15 उसमें से माइनस कर दो, उतना रैंक हो जाएगा इंडिया का। ठीक है, तो मूव, सॉरी 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 15 नहीं 8 है, सॉरी 15 तो चाइना या फिर सिंगापुर का था। इंडिया का है मूव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ डाटा मैंने गलती बोल दिया है। 8 प्लेसेस मूव अप, 8 प्लेसेस, 8 प्लेसेस से ऊपर चला जाएगा अगर पीएचडीआई को एडजस्ट करते हैं। दैट मीन्स 131 है तो उसमें से -8 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 123, तो 123rd रैंक माना जाएगा इंडिया का, पीएचडीआई एडजस्टेड रैंक। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोलर कैपेसिटी इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.6 गीगावाट इन मार्च 2014। मार्च 2014 में इंडिया में कितना सोलर कैपेसिटी था, 2.6 गीगावाट, और 2019 में कितना है, जुलाई 2019 में है 30 गीगावाट। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट चेंज इन इंडिया कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ इस तरह से बढ़े हैं कि जहां 2.6 गीगावाट था हमारे पास मार्च 2014 में, जुलाई 2019 तक हमने उसे बढ़ाकर 30 कर दिया। और हमारे पास, हम देखो टारगेट क्या सेट किए थे, 20 गीगावाट का टारगेट सेट किए थे 2018 तक, लेकिन 2019 तक हमने कितना कर लिया, 30 कर लिया। सो दिस इज अ प्राइड मोमेंट फॉर अस कि नेशनल सोलर मिशन एम्स टू प्रमोट सोलर एनर्जी फॉर पावर जनरेशन एंड अदर यूजेस टू मेक सोलर एनर्जी कम्पिटिटिव एंड विथ फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑप्शंस। तो इस तरह का काम इंडिया करता जा रहा है, इसलिए इंडिया का परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों में थोड़ा अच्छा करके आंका जा रहा है। जहाँ चाइना, यूएसए, नॉर्वे, हर कंट्री का रैंक नीचे गिर रहा है जब पीएचडीआई इंडेक्स किया जाता है एडजस्ट, तो इंडिया का रैंक उस समय 8 पोजीशन ऊपर जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। अदर इंडेक्सेस की बात करें अगर, तो इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एचडीआई में परसेंटेज लॉस देखा जाता है इनइक्वलिटी के कारण। अगर कंट्री में इक्वालिटी है तो एचडीआई बढ़ के दिखाया जाएगा, बढ़ा के दिखाया जाएगा। तो इंडिया के लिए अगर देखें तो इंडिया के लिए ये वैल्यू है 0.537 ओवरऑल लॉस, क्योंकि एक्चुअली कितना था, 0.6 समथिंग था। तो जब इसको IHDI वैल्यू इसका निकाला जाता है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, तो ये आता है 0.537। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है इंडिया को 16.8% ओवरऑल लॉस, जितना था उससे 16.8% नीचे आ गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि UNDP ये फाइंड करता है इंडिया में कि इंडिया में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सच में है तो वी शुड इरेडिकेट इट, हम लोगों को ये रिफॉर्म लाना चाहिए। इनइक्वलिटी जो आज के डेट में दिख रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें अगर, तो एचडीआई को जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जाता है, और फॉर इंडिया GDI वैल्यू फॉर 2019 इज 0.820, और वर्ल्ड की बात करें अगर तो 0.943 है। तो 2019 के लिए जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है, 0.820 ही यहाँ पर माना जा रहा है। और वर्ल्ड का क्या है, 0.943 है। वर्ल्ड का भी कुछ अच्छा नहीं है, बट इंडिया का तो बहुत बुरा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सब बातें हम लोगों को एक बार बस सामने से गुजर जाए तो अच्छा है। हालांकि इतना डीप में जाकर के क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इंडिया इज एट 123rd रैंक। इंडिया कहाँ है, 123rd। लास्ट रैंक लास्ट ईयर इट वाज रैंक्ड 122 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। सो दिस इज अगेन अ वेरी पुअर सिचुएशन, वेरी पुअर रैंक। एक तो देखो सबसे बड़ा बात कि पिछले 2018 में अगर बात करें तो हम 122 पर थे, और इस साल कहाँ चले आए हैं, 123 पर आ गए हैं, और वो भी मात्र 162 कंट्रीज में हमारा ये हाल है। तो इट इज़ अ वेरी वरीसम सिचुएशन, हम लोगों को ये सब ठीक करना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो उसमें इन इंडिया 27.9% ऑफ पॉपुलेशन
ऑफ द पॉपुलेशन आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो देखो पोवर्टी का भी अपना एक उसको भी मेजर करने का अपना बहुत सारा तरीका होता है। तो यूएनडीपी का अपना तरीका है मल्टी डायमेंशनल पुअर। देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली होता है, वो बहुत ही अच्छे से अपने घर में उसका जो भी घर का हेड होता है वो कमा कर लाता है और अच्छे से उसका परिवार चल जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा हेल्थ इशू आ जाए उस फैमिली में, तो फिर वहाँ पर उनके पास कोई चारा नहीं बचता। ठीक है, वाई? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस लेकर उन लोगों ने नहीं रखा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये जो अनअवेयर होना है, ये जो अनअवेयरनेस है, दिस इज अमंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सो यूएनडीपी कैलकुलेट्स इट दिस वे। Okay, this was the topic, the SDI ranking released by UNDP. I'll take a 1 minute nap and after then we will start another topic. The topic is US puts India on currency watch list. Sorry, the topic is US puts India on currency watch list. GS paper 2 and 3, capital market, effect of policies and politics of countries on India's interest. So see you soon within 1 minute. Please wait. Sorry. तो क्या 1 minute हो गए? चलो ठीक है। Recently the US Treasury has placed India on its currency manipulator watch list. तो इंडिया के लिए थोड़ा सा ये दुख का बात है, बिकॉज इंडिया यूएस ट्रेड की अगर बात करें तो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएस का बहुत ज़्यादा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका बार बार इंडिया को किसी तरह का प्रॉब्लम देता है तो इंडिया के लिए सच में बहुत दुख की बात है ये। ठीक है, लेकिन क्या है मामला देख लेते हैं। वियतनाम एंड स्विट्जरलैंड हैज़ बीन लेबल्ड एज करेंसी मैनिपुलेटर्स। देखो इंडिया को डायरेक्ट करेंसी मैनिपुलेटर्स नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया से डायरेक्ट भिड़ना भी यूएसए के लिए यूएसए से सही नहीं मानता है, बिकॉज यूएसए का बहुत सारा एफडीआई इंडिया में अटका हुआ है और बहुत सारा कंपनी यहाँ से बहुत कुछ कमा कर जाता है। तो ऐसा है कि यूएसए और इंडिया का रिलेशन ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंडिया को ये फ़ायदा है कि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूएसए में करता है। व्हाट इज़ द एक्चुअल फिगर? प्लीज़ गूगल एक्चुअल फिगर। व्हाट इज़ द एक्चुअल फिगर इंडिया एक्सपोर्ट्स पर ईयर टू यूएसए? ओके। और यूएसए का अपना यहाँ पर ये लाभ है, ये बेनिफिट है इंडिया से, प्रॉफिट है कि उसके बहुत सारे कंपनी इंडिया में अभी आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो इंडिया जैसे चाइना का सारा ऐप्स को बैन कर रहा है, तो यूएसए को भी समझ में आता है कि इंडिया को अगर हम बहुत ज़्यादा बैन करेंगे तो फिर इंडिया भी रिटेलिएट कर सकता है। खैर, दिस इज ए लेबल गिवन बाय यूएस गवर्नमेंट। ये जो करेंसी मैनिपुलेटर होता है ना, ये लेबल दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट को। ये लेबल है, ये एक समझ लो कि ठप्पा है जो यूएस गवर्नमेंट देता है अलग अलग कंट्रीज को, जिसके बारे में यूएसए को ये लगता है कि ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में लगा हुआ है। ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ लो थोड़ा सा। मैं 2 मिनट लूँगा, आपको समझा दूंगा, तो हमेशा के लिए आपके पास ये रह जाएगा। देखो, अनफेयर, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि बाजार में अगर 100 रुपये हैं और $100 हैं, ठीक है, 100 रुपया है और $100 है, तो रुपया को अगर आप और बढ़ा दीजिएगा, रुपया को सपोज 1000 कर दिया आपने, गवर्नमेंट ने रुपया छापा और बाजार में डाल दिया, और डॉलर तो 100 ही है,
और लोगों को अगर अमेरिका से भी सामान खरीदना है, इंडिया से भी सामान खरीदना है, तो इंडिया से सामान खरीदने के लिए उसको इंडिया से सामान खरीदने के लिए उसे रुपया चाहिए, और यूएसए के अंदर जाकर सामान खरीदने के लिए उसे डॉलर चाहिए। ठीक है, रुपया मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, गिर जाएगा। डॉलर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा कम है तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। डिपेंड ये भी करता है कि लोगों को कितना ज़रूरत है अमेरिका जाने की, ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा, रुपीज का वैल्यू गिर जाएगा। लेकिन ये गिरे हुए रुपीज के वैल्यू से इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होता है, एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होता है। रुपी का वैल्यू जितना गिरता है उतना एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए कि वो जब ये जो एक्सपोर्टर्स होता है ये तो अमेरिका में अपना सामान ले जाकर बेचेगा इंडिया से, ये इंडिया का एक्सपोर्टर है। ठीक है, रुपी का वैल्यू गिर गया है, पहले 100 रुपये होते मार्केट में और 100 डॉलर होते तो फिर 1 रुपया बराबर 1 डॉलर होता, लेकिन अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1000 रुपये पब्लिश करके डाल दिया है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब 1 डॉलर के लिए कितना रुपया है, 1 डॉलर इक्वल टू 10 रुपीज है, पहले एक ही था अब क्या है 10 रुपीज है। इसको अच्छे से समझो, वो जब भारत में आता है इंडियन एक्सपोर्टर, तो इंडिया में वो खरीदता है, सपोज कि वो 50 रुपये में कोई सामान यहाँ पर क्रिएट करता है, सपोज 50 रुपये में वो ये टिफ़िन का डब्बा 50 रुपये में वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेता है। उस मालिक जो है उसका क्या जो भी एक्सपोर्टर है वो ये टिफ़िन का डब्बा 50 रुपये में प्रोडक्शन कर लेता है, और सपोज कि ये टिफ़िन वहाँ पर अमेरिका में 10 डॉलर में बिकता है। तो 10 डॉलर में अगर बिकेगा तो देखो एक बात तो जान लो, अमेरिका में तो ये टिफ़िन उसी के अकॉर्डिंग बिकेगा जैसा वहाँ का मार्केट है। अगर वहाँ के मार्केट में 50 डॉलर में ऐसा टिफ़िन बिकता है तो वो प्रोड्यूसर वहाँ जा कर के 40 डॉलर में बेच सकता है। अगर वो टिफ़िन वहाँ पर 30 डॉलर में बिकता है तो वो प्रोड्यूसर वहाँ जाकर 25 डॉलर में बेचेगा। जो भी वहाँ पर मार्केट कंपटीशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूसर वहाँ सामान अपना बेच लेगा। उसको पैसे वहाँ पर कैसे मिलेंगे, डॉलर में मिलेंगे, और जब वो डॉलर लेकर इंडिया में आएगा तो उसको डॉलर के बदले फिर क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, पहले जहाँ उसको 1 डॉलर के बदले 1 रुपया मिलता था, गवर्नमेंट ने 1000 रुपया मार्केट में इन्फ्यूज किया है, तो अब वो 1 डॉलर अगर देगा तो उसको 10 रुपया मिलेगा। यानी कि वो एक्सपोर्टर को अगर इंडिया में रहना है तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदा हुआ, जहाँ वो 1 रुपया कमा रहा था वहाँ वो अब 10 रुपया कमाएगा, क्योंकि वो बाहर से डॉलर में कमा कर आ रहा है और यहाँ उसको जीने के लिए रुपया चाहिए, और डॉलर के सामने रुपया का वैल्यू कम है। दैट मीन्स डॉलर अगर वो 10 डॉलर भी कमा कर आ जाता है तो यहाँ पर उसको रुपया ज़्यादा मिल जाएगा, तो एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा है। एट द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, जो इम्पोर्टर है वो बेचारा मरा चले जाएगा। इम्पोर्टर बहुत बुरी तरीके से मरता है इसमें, आप इसी को रिवर्स करके थोड़ा खुद से सोच लो। तो कोई भी कंट्री क्या चाहता है, इंपोर्ट करना ज़्यादा चाहता है या एक्सपोर्ट करना ज़्यादा चाहता है? तो कोई भी कंट्री चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, और इसी एम के साथ हर कंट्री अपना करेंसी को मैनिपुलेट करके नीचे करने की कोशिश करता है। ये चाहता है कि उसके देश का करेंसी का वैल्यू और ज़्यादा नीचे गिरे, लेकिन देश के लोगों का अपना एक प्रेशर भी होता है कि नहीं, जो एक नेशनलिस्ट का प्राइड होता है वो इस बात में होता है कि हमारा करेंसी और ऊपर हो, हमारा करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो प्राइड फील करता है। लेकिन देश का एक्सपोर्टर यही चाहता है कि करेंसी का वैल्यू जितना ज़्यादा हो सके नीचे आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेट इट। तो मज़ा आया या नहीं इसको समझने में? तो अमेरिका का ये क्लेम होता है, ये चार्ज वो लगाता है कंट्री पर कि आप एक करेंसी मैनिपुलेटर्स हैं। वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड को वो करेंसी मैनिपुलेटर्स कहता है। उसका मानना है कि ये सब कंट्री आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट में अपना करेंसी बढ़ा करके अपने करेंसी को बहुत ही डाउन करके रखते हैं। डाउन करके इसलिए रखते हैं ताकि उनके यहाँ के एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इम्पोर्टर्स को इतना नुकसान हो कि इम्पोर्टर कभी इम्पोर्ट करने का सोचे भी नहीं। तो इससे क्या होगा कि उसके करेंसी का बैलेंस शीट हमेशा स्ट्रांग रहेगा।
और अमेरिका का बैलेंस शीट आजकल बिगड़ रहा है, उसके यहाँ पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए वो आग बबूला है। तो इसी तरह के ढेर सारे कंट्री के ऊपर तरह तरह से उंगली उठाते रहता है। तो उंगली करने की आदत है उसकी पुरानी, उसको करने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूएस ट्रेजेस, चलो ठीक है, ये सारी बातें को हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब देख लेते हैं कि इंडिया के लिए इससे प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, इंडिया ही नहीं, चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये सबको अमेरिका ने इस तरह से एक लिस्ट में डालकर रखा हुआ है। सो हम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इंडिया अकेला नहीं होगा ऐसा। हाँ, एक जो कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में वो ये होगा कि थोड़ा अमेरिका के इस बात को ध्यान में रख के आरबीआई क्या करेगा कि कुछ इंटरवेंशन को कट डाउन करेगा, जिससे कि रुपया एप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है, रुपया एप्रिशिएट करेगा तो हाल के दिनों में, अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि रुपी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये हो सकता है, तो ठीक है, एज ए नेशनलिस्ट तो हमें मज़ा ही आएगा देख करके। अदरवाइज हाँ, अगर मैं एक्सपोर्टर होता तो थोड़ा मैं दुखी होता इस बात से। चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक है, काटसा सैंक्शंस ऑन टर्की। टर्की पर अमेरिका ने काटसा सैंक्शंस लगाए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस मॉड्यूल का ये टॉपिक है, और अगर आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 में से कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडिया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है वो देख लेते हैं। बात यह है कि टर्की रशिया से S-400 खरीदना चाहता है। S-400 एक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो खुद अपने आप में एक मिसाइल है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो टर्की रशिया से खरीदना चाहता है। और अमेरिका को रशिया से कितना मतलब जलता है अमेरिका रशिया से, या झगड़ा कितना है रशिया और अमेरिका का, हम सब जानते हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। देखो, दोनों बातें हैं, अमेरिका का अपना अभी एक्सपोर्ट पूरा नीचे गिरा हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में रशिया का अगर आर्म्स मार्केट गर्म होता है तो फिर अमेरिका को और ज़्यादा आग लगती है, क्योंकि बेचारे के पास एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। और उसमें अगर रशिया उससे आगे निकलता है तो अमेरिका को प्रॉब्लम होना तय है। तो ये जो सैंक्शन है वो कैसे लगाता है, तो सैंक्शंस अंडर सेक्शन 231 ऑफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा फॉर परचेज ऑफ रशियन आर्म्स इज ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट टू इंडिया विच इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग S-400 फ्रॉम रशिया। तो देखो, अमेरिका का ये एक चाल भी हो सकता है, या फिर यूं कह लो कि एक वार्निंग हो सकता है इंडिया को। इंडिया और अमेरिका का भी बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसमें इंडिया ही अपर एज पर होता है, बिकॉज इंडिया ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ये बात और है कि अमेरिका इंडिया से बहुत कुछ कमा कर भी जाता है, उसका फेसबुक, गूगल यहाँ इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड से लूटे जा रहा है सब कुछ, वो अलग बात है। चलो यहाँ देखो ठीक से, इंडिया खुद S-400 खरीदना चाहता है रशिया से। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि जो रशिया का S-400 जब टर्की खरीदना चाहा तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा दिया, हार्ड सैंक्शंस लगा दिया। तो इंडिया के लिए ये एक वार्निंग की तरह हम देख सकते हैं। तो यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसेंटली इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन टर्की फॉर इट्स परचेज ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम। टर्की इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एलाय। ये बहुत बड़ा बात है, इंडिया तो नहीं है लेकिन टर्की है। तो इसलिए अमेरिका का जो सैंक्शन है उसके ऊपर लगाना एक ज़्यादा वो अमेरिका फेयर समझता है कि नहीं, वो नेटो का मेंबर है, और नेटो का मतलब ही क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, तो एलाय ऑफ द यूएसए। तो इसलिए अमेरिका ये सैंक्शन उसके ऊपर लगा रहा है। नेटो इज ए मिलिट्री अलायंस established by the North Atlantic Treaty, also called the Washington Treaty in 1949। आपको पता है कोल्ड वार जब शुरू होने वाला था तो ये नेटो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसमें, by several Western nations to provide collective security against the Soviet Union। So
काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के बारे में थोड़ा जान लो। इनेक्टेड इन 2017, ठीक है, ये 2017 में इनेक्ट किया गया था। इट इज़ ए यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। तो काटसा के बारे में इतनी सारी बातें हमें जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? काटसा 2017 में लागू किया गया था। ये एक यूएस फेडरल लॉ है जो वो दूसरे कंट्रीज पर भी लगाता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो कानून बनाया गया था, ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विथ रशियाज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर, तो इसको काउंटर करने के लिए सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज दैट इंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विथ रशियाज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर। अमेरिका का ये कहना होता है कि रशिया हमारा दुश्मन है, हमारा एडवर्सरी है, और अगर आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो प्लीज़ हमसे दूरी बना लीजिए। हम किसी तरह का एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे आपको, हम अपना डॉलर को आपको यूज करने नहीं देंगे। इस तरह का बहुत सारी बातें वो कहता है। जैसे कि टर्की अमेरिका का बहुत सारा फाइटर जेट्स यूज करता है। तो कुछ साल पहले की बात है, टर्की जब रशिया से कुछ परचेज करने जा रहा था तो अमेरिका ने F-35 का जो प्रोग्राम था उसका टर्की के साथ, उसको कैंसिल कर दिया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि अमेरिका का ये कहना था कि जब वो टर्की का सिस्टम यूज करेगा तो फिर वो उस रास्ते से अमेरिका में भी सेंध लगा सकता है, बिकॉज इंटरनेट के द्वारा सब कुछ चलता है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अमेरिका का ये तर्क अपने आप में सिग्निफिकेंट भी था। इसके बाद बहुत सारा इसमें मैंने स्लाइड्स ऐड किए हैं, PDF लिंक आपको साथ में दे दूंगा, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। The S-400 Triumph air defense system integrates a multi-function radar, anti-aircraft missile system, launcher। तो देखो एक्चुअली ये जो S-400 है इसका क्या काम है? S-400 का काम है कि कंट्री के ऊपर कोई मिसाइल अगर आ रहा है तो उसको एयर में ही डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक फिर अपना मिसाइल दाग करके उस आ रहे मिसाइल को वहीं एयर में डिस्ट्रॉय कर देना। ये है S-400 का काम। और इसके यही समझ लो कि ये जो क्या कहते हैं इसको, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, MLRSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सबसे लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्योंकि आ रहे कॉन्टिनेंटल मिसाइल को, बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत ही टफ टास्क है, बिकॉज उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो कहा जाता है कि S-400 है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज का MLRSAM है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसके सब्स्टिट्यूट में अमेरिका ने भी कुछ बनाया है, दैट इज कॉल्ड थार्ड सिस्टम, ठीक है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, थार्ड। तो अमेरिका चाहता है कि थार्ड खरीदे, लोग सब जितने भी कंट्री हैं वो थार्ड खरीदे। लेकिन ये बहुत सारे एजेंसीज का कहना है कि जो रशिया का S-400 है वो अमेरिका के थार्ड से कई गुना बेटर है। इसलिए इस तरह की बातें यहाँ पर मार्केट में भी गरमाई हुई है। और दूसरी बात ये कि अगर सिप्री के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रशिया वाज द टॉप आर्म्स सप्लायर टू इंडिया। रशिया आर्म्स का सबसे टॉप सप्लायर था इंडिया को। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रशिया के साथ दूरी बना के रखना, बिकॉज शुरू से ही हमारा कुछ ऐसा इकोलॉजी डेवलप हुआ है रशिया के साथ कि हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। बिकॉज कुछ भी छोड़ने का मतलब पूरा सेटअप बदलने की बात होती है। जो हमारा एरोप्लेन का सेटअप है, जो भी हमारा फाइटर जेट्स का सेटअप है, वो फुल्ली रशियन मॉडल पर है। तो जितना भी सॉफ्टवेयर है, अब आप यही समझ लो ना कि एक मैकबुक का भी आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, और साथ साथ एक एप्पल के लैपटॉप में आपको एप्पल का भी सॉफ्टवेयर चलाना है, साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का भी सॉफ्टवेयर चलाना है। इज इट पॉसिबल? इज इट क्वाइट नियरली इम्पॉसिबल। बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आएगा। तो मैक के लिए अलग है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए अलग है। तो इंडिया ने पहले से ही अडॉप्ट करके रखा हुआ है रशिया का जितना भी आर्म्स एमिनेशन है, जैसे कि INS चक्र, किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन, द सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, द MiG-21, 27, 29, सुखोई 30 MKI फाइटर्स, और
और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे T-72 टैंक्स, T-90 टैंक्स, और सबसे बड़ी बात कि 1971 के वार में जब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से था तो रशिया ने उस समय बढ़ के हाथ बढ़ाया था और हमारा उस समय का एलाय है। तो ये एक बात हुई। अब दूसरा बात उसमें यह है कि काटसा जो है उसमें 12 तरह का सैंक्शन है। 12 तरह से अमेरिका किसी भी कंट्री को सैंक्शन कर सकता है। उसमें से 10 में से इंडिया को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 12 सैंक्शन में से 10 सैंक्शंस ऐसे हैं जो इंडिया पर अक्सर लगते रहते हैं और इंडिया को इससे कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन 2 सैंक्शन ऐसे हैं जिससे इंडिया को फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ दीज प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये जो स्विफ्ट का जो एक सिस्टम होता है, आप कभी पढ़िएगा, पीएनबी घोटाला अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। तो प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो अमेरिका कर सकता है, तो इससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा है एक्सपोर्ट सैंक्शन। तो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप पहले से हो चुका है, तो वहाँ पर हम लोग अगर उससे चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं लेंगे, अपाचे नहीं लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि हम अगर उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा बहुत बड़ा बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो फिर ये 2 सैंक्शंस हमें बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को। और टॉपिक फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन डायस्पोरा इन द यूनाइटेड किंगडम। You can categorize it as GS paper 2, effects of policies and politics of countries on India's interest, Indian diaspora. So with this thing we just proceed, but before proceeding we want to discuss that why is this so important, because India को लेकर के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इसको टॉपिक के रूप में हम लोग क्यों लेकर आए हैं? बिकॉज आने वाले रिपब्लिक डे में जो 26 जनवरी 2021 आने वाला है, उस दिन हमारे चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और उस समय उस कारण से ये जो कोई भी एक कहीं से भी स्टेटमेंट आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ स्टेटेड दैट इंडियाज पॉलिटिक्स इज इन सम सेंस ब्रिटेन्स पॉलिटिक्स। भारत का जो पॉलिटिक्स है वो ब्रिटेन का पॉलिटिक्स है, बिकॉज ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द यूनाइटेड किंगडम। तो भारत का डायस्पोरा यूनाइटेड किंगडम में है, इसके कारण इंडिया में जो कुछ भी होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट यूके पर पड़ता है। कैन यू इमेजिन कि यहाँ जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर के इंडिया का जो डायस्पोरा है वहाँ भी लोग बहुत सारे तरीक़ों से बट गए हैं, तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हम लोगों को भले ही ये लगता हो कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है तो दूसरा कंट्री को क्या यहाँ पर राइट है कुछ कहने का, लेकिन दूसरे कंट्री का जो अपना मजबूरी है उसको भी आप समझिए कि वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो अपने अपने पक्ष से, अपने अपने साइड से वहाँ के गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट से इस बारे में कुछ कहें। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा का एक पार्ट गवर्नमेंट पे ये दबाव डाल रहा है कि भारत सरकार से आप किसान आंदोलन ख़त्म करवाने की बात कीजिए, किसान आंदोलन, किसानों के बारे में सोचने को कहिए, किसानों की बात मानने को कहिए, तो दूसरा पक्ष फिर गवर्नमेंट पर यह भी दबाव डालता है कि आप गवर्नमेंट के साथ खड़े होइए, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो इस तरह से वो एक प्रेशर वहाँ पर झेल रहे होते हैं दूसरे कंट्री के लोग, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के लोग वहाँ पर बहुत अधिक हैं। सो दिस स्टेटमेंट मीन्स टू मच एंड फॉर दिस रीजन आई हैव कंक्लूडेड इन आवर शीट, इन आवर स्लाइड्स। ओके, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा इन द यूके इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द कंट्री with the 2011 census recording approximately 1.5 million people of Indian origin in the UK, equating to at most 1.8% of Britain population. Can you imagine? भारत का 1.8%, ब्रिटेन का 1.8% जो पर्सन है वो भारतीय हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्वीट रिवेंज। आप यहाँ आते थे तो हमारे पॉपुलेशन का 1% भी नहीं होते थे, आप हम पर राज करते थे, तो आज हमारा 1.8%, मतलब आपके पॉपुलेशन का 1.8% हमारे भारतीय हैं और वो आपके पार्लियामेंट को अब कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्वीट रिवेंज। जोक्स अपार्ट, Indian diaspora owned companies with a combined revenue of 36.84 billion pounds
employ over 1,74,000 people and pay over 1 billion pounds in corporation tax। ये कितनी बड़ी बात है कि ब्रिटेन का 1 बिलियन पाउंड्स का कॉरपोरेशन टैक्स भारतीयों के कंपनियों के द्वारा पे किया जाता है। सो वी आर जस्ट फीडिंग देम। So in literally, roughly you can say we are just feeding them because 1 billion pounds is a very big amount। ओके ये बात और है कि हम वहाँ से कमाते भी हैं, और दूसरी बात ये है कि हम नहीं कह सकते बिकॉज बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा हैं जो जाकर वहाँ बस चुके हैं, उनका अब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इंडिया जो है, इंडिया सबसे ज़्यादा डायस्पोरा वाला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ आता है, किस देश को मिलता है? अपने फॉरेन लोगों के द्वारा। यानी कि इंडिया के जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं तो वो जो भारत को भेजते हैं वो रेमिटेंस है। तो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रेमिटेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी भारत के लोग बाहर रहते हैं वो भारत को जितना रुपया भेजते हैं ये वर्ल्ड में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड में बहुत कुछ है जो हमारे कल्चर को वहाँ से जोड़ता है। द नेहरू सेंटर इज़ द कल्चरल विंग ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन द यूके विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। ओके, 2017 was celebrated as the India-UK Year of Culture to mark the 70th anniversary of Indian independence। ओके, और भी कुछ बातें हैं। 2019 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हैड 15 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जो इंडियन ओरिजिन के थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल कितने मेंबर हैं ये पता करिएगा आप। मैं बढ़ता हूँ आगे। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ओवरसीज इंडियंस और फॉर इंडियन डायस्पोरा। भारतीयों के लिए, कुछ ओवरसीज भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर रह रहे भारतीयों के लिए भारत सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। द फर्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस, सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल पर यह मनाया जाता है टू स्ट्रेंथन द इंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। दूसरा है उमंग इंटरनेशनल ऐप। ये यही समझ लो कि इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक NRIs, इंडियन टूरिस्ट अब्रॉड, उन सब के लिए ये गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक तरीका है उमंग इंटरनेशनल ऐप। ठीक है, वज्र फैकल्टी ऐप स्कीम, वज्र फैकल्टी स्कीम, साइंटिफिक कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जो भी ओवरसीज साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भारत को कंट्रीब्यूट कर सके कुछ, इसके लिए है वज्र फैकल्टी स्कीम। आप अगर लल्लन टॉप देखते हैं तो लल्लन टॉप का भी एक बहुत अच्छा स्कीम था इसी तरह का, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तेरा तुझको अर्पण। तो ठीक है, इसके बाद नाउ इंडिया प्रोग्राम, ये एक कल्चरल टाइप का प्रोग्राम है। 3 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा यूथ। जो इंडियन डायस्पोरा हैं, जो यूथ हैं दूसरे देशों में, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है 3 वीक प्रोग्राम, नो योर इंडिया या नो इंडिया प्रोग्राम। गवर्नेंस, थ्रेट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ एक बात जानना होगा आपको कि कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, कम्युनिटी सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ, a report by the Committee to Protect Journalists। This is an international committee, और ये इनका दावा है ऐसा कि बीते 10 सालों में या बीते 1 साल में जो जर्नलिस्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इस साल 2020 में रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ जर्नलिस्ट्स को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, और वहाँ पर जर्नलिस्ट का कोई खास गलती भी नहीं था, फिर भी जस्ट फॉर रिपोर्टिंग, कुछ रिपोर्ट अगर किसी रूलर, कोई भी गवर्नमेंट है या फिर रूलर है उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई रिपोर्टिंग करने के कारण रिपोर्टर्स को जेल में डाला गया है। ऐसे रिपोर्टर्स की संख्या 2020 में 272 रहा। इट इज़ क्वाइट अ हाई नंबर। Turkey remains the world's worst offender against press freedom, with at least 68 journalists imprisoned for anti-state charges। तो ये बहुत ही
बुरा एक चीज़ लगता है कि जो टर्की है वो एंटी स्टेट चार्जेज के अकॉर्डिंग 68 जर्नलिस्ट को इम्प्रिजन्ड कर दिया है। देखो ये जो 68 जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, ये बहुत ही वेल रेप्यूटेड जर्नलिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल किसी भी जर्नलिस्ट को कर दिया गया भीतर तो उसका ये लोग अपना एक रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं। सो एटलीस्ट 25 जर्नलिस्ट वर इन प्रिजन इजिप्ट। मिडल ईस्ट में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को बना करके मतलब प्रिजन में डाल दिया गया था और अभी तक वो लोग प्रिजन में हैं मिडल ईस्ट में। तो हमारे इंडिया में प्रेस फ्रीडम का क्या सीन है? प्रेस फ्रीडम इन इंडिया इन 2050 सुप्रीम कोर्ट इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास observed that freedom of press lay at the foundation of all democratic organization। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इलेक्शन बॉडी हो, चाहे लेजिस्लेटिव बॉडी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब के फाउंडेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जब तक प्रेस फ्रीडम नहीं होगा तो किसी का भी सही इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। लोगों तक सही बात को लेकर कौन जाता है? प्रेस जाता है। दैट्स वाई फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी थिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, विच डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। Press freedom in India. Freedom of press is not expressly protected by Indian legal system, but it is implicitly protected under Article 19(1)(a) of the Constitution, which states all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. Okay, all of us know all these things. I am giving you this in the slide, and the PDF is given below the video link. Please study these things because I have prepared it with a very great hard work. Don't go it waste. Don't let it go waste. Okay, so sorry. Now the next topic is scheme for approval of hygiene rating audit agencies. GS पेपर 2 and 3 में आप इसे ले सकते हैं। गवर्नेंस का ये टॉपिक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ों में ये आता है। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आखिर है क्या, पहले ये देख लो। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज कम आउट विथ अ स्कीम फॉर अप्रूवल ऑफ हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज HRAA। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ हो जाती है। अब तक में FSSAI सिर्फ ये एक अपना रेटिंग देता है कि ये कोई भी खाने वाला जो भी एडिबल मटेरियल है वो एडिबल है या नहीं। ये एक जो अथॉरिटी है वो FSSAI के अंडर में जाता है कि किसी भी एडिबल आइटम को, किसी भी खाने योग्य वस्तु को परमिट दें उसको बेचने का या फिर ना दें, ये किसके पास है? अभी FSSAI के पास है। अब FSSAI जो फूड हाइजीन जो FSSAI है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्कीम के आधार पर, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अब एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, कि फूड जो हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं उसका हाइजीन कितना होगा, तो रेटिंग क्या रहेगा उसका। तो आप लोग भी इस तरह का रेटिंग कुछ देखते हैं कहीं पर कि स्टार्स के फॉर्म में होता है, तो ये 5 स्टार है या 3 स्टार है। जस्ट आप यही समझ लीजिए कि जब आप एक फ्रिज खरीदने के लिए जाते हैं, जब आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर BIS स्टार रेटिंग आप देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज करते हैं कि इसको ख़रीदा जाए या नहीं। तो उसी तरह से जैसे कि कुरकुरे है या लेज है, उसमें ट्रांस फैट बहुत अधिक होता है, तो उसमें जैसे स्टार रेटिंग 1 स्टार रेटिंग होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना अंदाज़ा है कि उसमें 1 स्टार रहेगा। कोई सैलेड का अगर पैकेट है, आप अगर सैलेड ऑर्डर करते हैं तो सैलेड अगर आता है तो फिर वहाँ पर उसमें 5 स्टार रेटिंग रहे, फ्रूट्स के पैकेट पर 5 स्टार रेटिंग रहे, और स्नैक्स के पैकेट पर 1 स्टार का रेटिंग रहे, पिज्ज़ा के पैकेट पर 2 स्टार का रेटिंग रहे। इस तरह से कुछ हो ताकि लोगों को ये पता चले कि उसका हाइजीन रेटिंग क्या है।
तो फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम ये लाने की अभी बात चल रही है। किसके द्वारा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने ये स्कीम को ले आउट किया है। ठीक है। इनिशिएटेड बाय द FSSAI, इट इज ए सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर फूड बिजनेसेस सप्लाइंग फूड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स आइदर ऑन और ऑफ प्रॉमिस। तो ठीक है। इट एम्स टू अलाउ कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस डिसीजंस। इसका एम यही है कि कंज्यूमर्स को ये इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने के लिए अलाउ करे। दैट मीन्स कंज्यूमर को ये पता ही नहीं होता है कि क्या खाने से कितना हाइजीन मेंटेन हो पाएगा। तो अगर उनको ये चॉइस दिया जाए कि देखो ये खाओगे तो इससे ये बीमारी हो सकता है, ये खाओगे तो इसमें इसका रिस्क है, तब जाकर के अगर कंज्यूमर चूज करते हैं तो फिर ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्दी रहना चाहते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एंड द गवर्नमेंट शुड गो विद इट। ठीक है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि पहले इसको देखो। तो सेट अप इन 1997, QCI इज ए पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशंस इन पार्टनरशिप विद द इंडियन इंडस्ट्री। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये अपना एक रिकॉग्निशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्सपेरिमेंट की तरह है ये एक इंस्टीट्यूशन, एसोसिएटेड विथ 3 premier इंडस्ट्री है। इंडियन इंडस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड इन QCI by 3 premier industry associations, namely Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), Confederation of Indian Industry (CII) and FICCI (FICCI). So QCI इन तीनों एसोसिएशंस के द्वारा अपना ऑथोरिटी को ऑपरेट करता है। Its mandate is to establish and operate the national accreditation structure for conformity assessment bodies and providing accreditation in the field of health education and quality promotion। तो QCI का काम सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है, हेल्थ एजुकेशन एंड क्वालिटी प्रमोशन हर तरह के काम में QCI अपना रोल प्ले करता है। इसका ऑथोरिटी बहुत दूर तक है। इवन स्टील का अगर कुछ कहीं बन रहा है तो उसका भी QCI के द्वारा बहुत सारा ऑथोरिटी मेंटेन किया जाता है। ओके। यूनेस्को लॉन्चेस 2020 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट SER फॉर इंडिया। तो इसमें यूनेस्को का क्या सबसे बड़ा अगर देखें तो वो यहाँ पर TVET पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है। फोकसेस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET पर यूनेस्को बहुत ज़्यादा इस बार एम्फेसाइज किए हुए है। और इंडियन गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है। जब से 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट विच है ऑलरेडी अनाउंस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाना चाहती है। तो यूनेस्को का भी एम्फेसाइज इसी बात पर है कि स्किल को ज़्यादा अच्छे से आप आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड कीजिए लोगों को। इसके बाद एक टॉपिक देख लेते हैं गवर्नेंस का। पार्लियामेंट्स विंटर सेशन कंसील्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक के कारण पार्लियामेंट का विंटर सेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में? तो 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट, ठीक है, दूसरा होता है समर सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है। तो 3 तरह के सेशन हमारे यहाँ पर होते हैं और ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने गैप हो सकते हैं। गैप का कोई रूल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, गैप कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। लेस देन 6 मंथ ही होना चाहिए गैप कभी भी 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट। संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट। इट इज प्रेसिडेंट हु समन्स द सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, वट एवर बी द सेशन, इट इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट। एज पर द आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, बिकॉज इस बार का जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स 2020, इसमें इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पर एक क्वेश्चन आया था। मुझे
पता है कि आप सबको भी पता है, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है, ट्राइक्लोजन। ये एक केमिकल है, क्या है तो केमिकल है। इसका काम क्या है तो एंटी माइक्रोबियल केमिकल है। तो देखो, जब भी कभी आप कोई केक खरीदते हैं, किसी ब्रिटानिया का या फिर बिस्क फार्म का किसी का भी केक खरीदते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि 3 मंथ तक ये ठीक रहेगा। तो ये 3 मंथ्स का गारंटी कैसे वो दे देता है आपको? गारंटी आखिर देता कैसे है? हाँ, 3 मंथ का गारंटी आखिर वो आपको दिया कैसे है? उसको कैसे पता है कि 3 महीने तक खराब नहीं होगा? बिकॉज बैक्टीरिया तो कभी भी आकर के लग सकता है, कोई भी चीज़ को खराब कर सकता है। वो इतना श्योर कैसे है कि 3 मंथ का वो गारंटी आपको दे रहा है, और गवर्नमेंट अप्रूव भी कर रही है कि हाँ हाँ गारंटी ठीक है, 3 महीने तक खा सकते हैं इसे आप। तो वो लोग एक केमिकल यूज करता है ट्राइक्लोजन। ये एक एंटी माइक्रोबियल केमिकल है, मतलब कि वो एक ऐसा केमिकल होता है जिसे उस केक में डाल दिया जाता है और वो किसी भी तरह का माइक्रोब को लगने नहीं देता है केक में। तो ये एक्चुअली है तो एक केमिकल, लेकिन इसका अपना एक टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि ये एक पॉइजन की तरह काम करता है दोस्तों, पॉइजन की तरह। सॉरी, पॉलिटी लिख रहा था। पॉलिटी और पॉइजन अलग अलग चीज़ है भाई, उतना भी सिमिलरिटी नहीं है। पॉलिटी स्लो पॉइजन है। हाँ, तो एक पॉइजन की तरह काम करता है। तो एंटी माइक्रोबियल केमिकल यूज्ड इन मेनी कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स, एथलेटिक क्लॉथिंग एंड ऑल्सो यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। तो फूड के पैकेजिंग में भी इसका यूज होता है। द केमिकल इज फाउंड टू बी न्यूरोटॉक्सिक विच कैन डैमेज द न्यूरॉन्स। ये ब्रेन के न्यूरॉन को डैमेज कर सकते हैं। तो हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर पार्शियल बैन लगा दिया है। इंडिया अब तक ऐसा किसी भी रेगुलेशन को लगा नहीं पाया है। इंडिया लैक्स सच रेगुलेशन टिल येट। सो विद दिस टॉपिक, with this aspect of this current affairs, we just conclude our session. I am signing off here. God bless you. Thank you very much.